भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेटा शांत हो जाओ। स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, नया चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, देखो अब वर्क एनर्जी एंड पावर में तो सबसे पहले स्टार्ट होता है वर्क। तो बताओ भाई वर्क क्या होता है? बस यही। तो इसमें लिखना शुरू करें, इसमें लिखना शुरू करें वर्क में। वर्क में लिखना शुरू करें। Whenever a force capital F is applied on the block, whenever a force capital F is applied on the block of mass small m, whenever force capital F applied on the block of mass capital M, so that it is displaced along the direction of force, so it is displaced capital S along the direction of force, then product of force and displacement is known as work done. Product of force and displacement is known as work done. ठीक है, अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला कि अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा था और वो फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर है F, और जिसकी वजह से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, इधर ही हुआ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? लेकिन सर कभी ऐसा हो कि फोर्स जो है हमारी दूसरे डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट किसी दूसरे डायरेक्शन में है, तब कैसे होगा? तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो प्रोडक्ट लेना है जो कि एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट है s और फोर्स लग रहा था सपोज कोई एंगल थीटा पे, तो हमें फोर्स का कौन सा इफेक्ट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है? हाँ, तो फोर्स का सर F cos थीटा है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा? यहाँ वर्क डन हो जाएगा F S cos थीटा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो हम लोगों को वर्क डन कौन सा लेना होता है? वो फोर्स कंसीडर करना होता है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग में होता है, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग में होता है। बोलो बात समझ आई नहीं आई? दोनों फिगर बना लो। यहाँ पे ये थीटा एंगल क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। एक लाइन में हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से? सर यूनिट क्या होगी? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट, उसकी यूनिट जूल होती है। ठीक है, जूल कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट। अर्ग कौन सी यूनिट होती है? सीजीएस यूनिट। एक अर्ग बराबर कितना होता है? 10 पावर -7 अर्ग, या सॉरी 1 जूल बराबर, ये लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग।
ठीक है। क्वांटिटी कैसी है ये सर? अभी आपने बोला ना स्केलर क्वांटिटी है, कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। और डायमेंशन कैसी होगी? डायमेंशन सर फॉर्मूला भी आपने बताया ना, F इंटू एस होता है, तो F बोले तो ml p माइनस 2 L ml स्क्वायर p माइनस, नोट करो जल्दी से। देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज ये देख रहे हैं सर, फॉर्मूला आपने भी क्या बताया? एफ एस कॉस थीटा। ओके, थीटा डिसाइडिंग फैक्टर है, थीटा की वैल्यू 0 तो कॉस 0 की वैल्यू 1। वर्क डन कैसा मिलेगा हमको? पॉजिटिव। बोलो बात समझ में नहीं? ये कब का केस होगा सर? ये रहा जब फोर्स भी इधर ही लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। क्लियर? अब अगर थीटा की वैल्यू सर 90 तो cos 90 की वैल्यू 0, यानी वर्क डन 0। ठीक है, यानी वर्क डन हो गया 0। यहाँ पे वर्क कोई 0 ही नहीं मिला, ये फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, फोर्स इधर लगने की कोशिश कर रहे हैं। और थीटा की वैल्यू अगर 180 तो cos 180 की वैल्यू, तो वर्क डन कैसा? नेगेटिव। सपोज फोर्स इधर लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट। तो बात यहाँ पे ये आ रही है कि सर वर्क अगर स्केलर क्वांटिटी है तो ये प्लस और माइनस क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या कहेगी डायरेक्शन? तो क्वेश्चन इज दैट इफ वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी देन व्हाट दीस साइंस आर इंडिकेटिंग? तो फोर्सेस का होता है ना, फोर्स अगर अब सोचो फिर मुझे बताओ। एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होने वाला है? साइन, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस साइंस आर, these are representing the about energy of the system. If this is positive, it means energy of the system get increases. If this is negative, energy of the system get reduces. कैसे शो करते हैं? ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो कि what these plus minus signs are indicating. What is the physical significance of plus and minus? What is the physical significance of these signs in work done? Even this is scalar quantity, है ना। या सीधे सीधे क्वेश्चन ये हो सकता है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी देन व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस साइंस? पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन मैं जो बोल रहा हूं उसको करिए। क्वेश्चन क्या होगा? हाँ नोट कर लो। वर्क इज स्केलर quantity, then what is the physical significance represented by these signs? ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट इंक्रीजेस। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट total energy of the system get increases, and negative sign indicates that energy of the system get decreases. ठीक है। एग्जाम सर ऐसा नहीं मानेंगे, प्रूफ करिए। ठीक है, ये लो भाई प्रूफ कर देते हैं। सर इनिशियली ये कोई ऑब्जेक्ट था जिसकी वेलोसिटी 0 थी। क्या थी? 0। या मान लो कुछ छोटी सी यू से ट्रेवल कर रहा था। इनिशियल ये किसी स्पीड यू से ट्रेवल कर रहा था, आप आए, आपने फोर्स F लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट S हुआ और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई V।
इसी में जब आप धक्का देते हो तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये v बढ़ने वाला है। तो देखते हैं कैसे एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं। तो बेटा वर्क डन हम लोग क्या देखे हैं, F into S, क्योंकि अब दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। सो वी कैन राइट हियर F S cos 0, यहाँ से हो जाएगा F into S। तो बेटा F की वैल्यू ma होती है, a की वैल्यू कैसे रिप्लेस करेंगे, ध्यान सुनना, इक्वेशंस ऑफ मोशन ये होता है ना, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैन बी रिटन एज as की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो जरा देखो यहाँ से जो हम वर्क डन दे रहे हैं बेसिकली वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो बोलो बात समझ में आ रही नहीं? कब ऐसा हो रहा है, जब वर्क डन सेम डायरेक्शन में लगे। तो बोलो बात समझ में आएगी नहीं है, क्लियर है ना? ओके, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि देखिए सर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी या u था, आपने वर्क डन सेम डायरेक्शन में किया तो कैसा हो गया, ये पॉजिटिव, यहाँ पे इंक्रीज वेलोसिटी हो रही थी। देखो F into S, as की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। आ रही बात समझ में, तो नोट कर लो। अच्छा, इसी का नेगेटिव वाला पार्ट भी कर सकते हो, कैसे सर, अगर मान लो इनिशियल कोई ऑब्जेक्ट u से था और अगर फोर्स इधर लग रहा था, इस केस में क्या होता, v ग्रेटर देन u था और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है और फाइनल वेलोसिटी v हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, u इज ग्रेटर देन v है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस इंटू F इंटू S होगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस m इंटू A इंटू S, इसकी वैल्यू को रखो माइनस m, सेम कॉन्सेप्ट v स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस m v स्क्वायर बाई 2 प्लस m u स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस, बोलो ये आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्योंकि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे के हैं, ठीक है ना, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व विल गिव वर्क डन। एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व विल गिव वर्क डन। एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व विल गिव वर्क डन। एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व विल गिव वर्क डन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ये करो, बहुत आसान है, दो क्वेश्चन दे रहा हूं। ये है 2 न्यूटन, ये है 5 न्यूटन, ये है फोर्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटन 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, ये पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा,
आंसर आ रहा है 12.5 मीटर जूल। 12.5 जूल। कोई आवाज मत करो, सभी का आ रहा है 12.5। एरिया निकालने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी। क्यों भाई, एरिया निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? सिंपल सी बात है सर, ये स्क्वायर, ये ट्रेपेजियम, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लोगों को, तो अगर इसमें दिक्कत होगी तो इसको क्या कर लेना, तोड़ लेना। तो ये ट्रायंगल बन गया, ये फिर से रेक्टेंगल, इन दोनों को सम कर देना, इधर का सम कर देना, आ जाएगा ना। जैसे इसका देखो, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कितना एरिया आएगा सर इसका? देखिए 2 × 2 प्लस 27.5। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो रहा है, 2 × 1, 2 × 1 प्लस ये ट्रायंगल बना ना 3 और ये 1, तो 3 × 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये कितना हो गया, 2 × 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 4 प्लस 2 प्लस 1.5 प्लस 5। ठीक है ना, तो दिक्कत है इसमें, ये तो आ गया होगा ना। इधर वाले में सेम प्रोसेस, कितना आ रहा है? अब जरा ध्यान सुनना, अगर नेट वर्गडन चाहिए तो ये वर्गडन तो पॉजिटिव है, ये वर्गडन क्या है, नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव आया है उसी में से नेगेटिव को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एग्जांपल देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो सीधे सीधे बोल सकते हैं सर W1 W2 माइनस W3, तो कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से कितना हुआ, 25, 5 माइनस 2.5 कितना आया, 27.5। बोलो, ये आसान था, यानी एरिया के थ्रू लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? ठीक, नोट करिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। बता दूं इसको मैं, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, जैसे एग्जांपल F गिवन है, F1i, F2j, F3k, और डिस्प्लेसमेंट S गिवन है, S1i, S2j, S3k। तो बेटा बहुत आसान है, यहाँ वर्गडन क्या होगा, सबको पता है सर, डॉट प्रोडक्ट। अब कई लोग तो डॉट प्रोडक्ट भूल गया होगा कैसे निकालते हैं, अनुराग मौर्य जरा बताओ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने कैसे आएगा? सिंपल सी बात है सर, आपने बताया I1 I के साथ मल्टीप्लाई, J वाले को J के साथ, K वाले को, तो यहाँ से क्या आएगा, F1 S1, है ना। चलो बोलो, आया नहीं, चलेंगे ना। चलो इसको लिखो, फिर क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो जल्दी से इसको। If two vectors are given in force and displacements are given in Cartesian form, then work done will be this. अगर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका, force act on the particle कितना, F is equal to minus I plus 2j plus 3k, so that particle displaced from 1, 0, 2 to 3, 1, 4, then find work done। इजी है ना, अगला भी देता हूँ।
चूरन क्वेश्चन है। तो देखो भाई ये आंसर आ गया है, तो चूरन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, बता दो ये ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 2। एक रॉड थी जो कि यहां से हिंज, मतलब यहाँ पे क्या है, फिक्स थी, मतलब फिक्स क्या ये हिंज है और ये मूव कर सकती थी, ठीक है ना। एक धागे में बांध करके आपने इसमें F फोर्स लगाया, ठीक है, और जब आप फोर्स लगाते हो तो धागे में लगाते हो तो ये रॉड धीरे धीरे उठते उठते किधर पहुंच जा रही है, ऐसे हो जा रही है। कह रहा फाइंड द वर्क डन। जैसे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, चलो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। इसको मैंने फिक्स कर दिया, मतलब ये मूव कर सकता है ऐसे, धागा बना और धागे में मैंने F फोर्स लगाना शुरू किया, तो लगाते 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 देखो ऐसे हो गया F आया। अभी और ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन समझ लो, पहले बाद में बात करना, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ये L लेंथ की रॉड थी, आप फोर्स इसमें ऐसे लगाने शुरू कर दिए और F फोर्स लगा रहे थे और लगाते लगाते ये रॉड ऐसे हो गई 0। तो वर्क डन कितना 0। पहले तो बड़ी जल्दी निकाल लिया, 0 नहीं है। परसेप्शन ऐसे चेंज हो रहा है, टाइम हो गया क्या पूरा, रहने दो। देखो अब यहाँ पे तुम्हारा परसेप्शन कैसे चेंज हो रहा है कि तुम लोग अभी क्या सोचते हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेना होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट लेना होता है। क्या करना होता है, देखो फोर्स तो उसी पॉइंट में ही लग रहा था, लेकिन इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कहां पे हुआ, यही तो वेक्टर है, बोलो। तो अब ये वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो सर ये हॉरिजॉन्टल में था तो L, 0, ये नीचे था 0, L, तो इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना। तो ये जो हमारा R वेक्टर है, क्या ये हम लोग लिख सकते हैं सर L - 0 I प्लस 0 - L J, कितना हो गया L ब्रैकेट में ले लिया I - J, तो ये वेक्टर R हो गया। और फोर्स, चलो वेक्टर R पता चल गया, सर फोर्स लग रहा है, एंगल कैसे लेंगे, तो देखो बेटा ये 45 ही तो होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो पहले, कितना हो जाएगा L√2 हो जाएगा ना, बोलो यार। और वर्क डन क्या होता है F × R × cos थीटा, यानी F L√2 cos 45 1/, बात समझ में आई नहीं, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया, नोट करो इसको। देखो अब जरा ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ मैन इज वॉकिंग, है ना, तो कुछ वॉकिंग ऐसे होता है ना, मतलब जब चलता है आदमी तो एक पैर आगे और एक पैर पीछे, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऐसे चलता है ना। तो ध्यान से सुनना बेटा, जो पैर जमीन में है फ्रिक्शन उसी में लग रहा है और वो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कौन सा पैर कर रहा है, आगे वाला। नहीं समझे मेरी बात भाई, अगर ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे देखो, एक पैर जो पीछे की तरफ धक्का दे रहा है और दूसरा पैर आगे, और जैसे ही दूसरे पैर धक्का देगा पहला उठ गया। तो यानी जिस पैर पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं रहा, वो तो जमीन के कांटेक्ट में है। डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है, अगला वाला पैर। तो जैसे ही अगला करेगा तो ये छूट गया, अब अगला फ्रिक्शनल लगने लगा, डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है, अगला कर रहा है, तो वर्क डन क्या हो गया यहाँ पे 0। अरे अच्छा, ये तो हम क्या पूछ रहे हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। हम क्या पूछ रहे हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मैन कितना होगा, ऑन मैन, तो मैन में ही तो लगेगा, और कहां पे लगेगा, मैन मूव कर रहा है, मैन इधर मूव कर रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स
ऑन दिस मैन, मैन में ही तो लगेगा और कहां लगेगा। तो ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो एक पैर जो जमीन में था उसमें फ्रिक्शनल फोर्स आगे, और जो पैर हवा में है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, और जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स है उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो अब दोनों पैर में कैसे घिसते हुए जा रहा है, ऐसे घिसलते हुए जा रहा है। हम खड़े तो हैं, भला घिसल जाए कैसे। हाँ तो जंप करे तब भी नहीं, क्योंकि जब फ्रिक्शन लग रहा था तब उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं था, और जब डिस्प्लेसमेंट है तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो वर्कडन कितना होगा 0। बात समझ में आई नहीं आई। इस क्वेश्चन को भी आपको कर लेना है, बाकी हम लोग शीट भेजेंगे उसको आप घर में करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।